गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अपन पढ़ रहे थे थर्ड यूनिट क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था वैलिडिटी और किसके लिए, वैलिडिटी फॉर क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो त्रिसम्मत सन्निकटन के लिए आवश्यक शर्तें पढ़ने के बाद आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है फेज स्पेस या कला निर्देशांकाश। तो स्टूडेंट्स, इसमें फेज स्पेस को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन फेज स्पेस किस में पढ़ रहे हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में। और इससे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्लासिकल क्या है, ये आपको पता है। क्लासिकल क्या था, माइक्रोस्कोपिक था। स्टैटिस्टिक्स क्या था, मैक्रोस्कोपिक था। अब अपने को पता है क्लासिकल में पढ़ रहे हैं, मतलब अपने को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में या एवरेज रिजल्टेंट लेना होता है। तो सबसे पहले फेज स्पेस क्या होता है, किसी भी निकाय में स्थित कणों की स्थिति व संवेग की पूर्णतया व्याख्या करने के लिए आवश्यक निर्देशांकाश को फेज स्पेस कहते हैं। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। किसी कण की स्थिति तथा संवेग की पूर्णतया व्याख्या करने के लिए आवश्यक निर्देशांकाश को क्या कहते हैं, कला निर्देशांकाश या फेज स्पेस कहते हैं। देखो ये क्या होता है, एक षटविमीय आकाश होता है। जैसे 3D पढ़ाया अभी तक आपने, स्थिति के लिए पढ़ते थे अपन एक्स वाई जेड 3 एक्सिस पढ़ते थे, वैसे इसमें क्या स्थिति व संवेग। तो जो स्थिति है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, उसी के अकॉर्डिंग उसी की दिशा में अपन संवेग भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक्स वाई जेड के साथ क्या जुड़ जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो निर्देशांक क्या अपने पास कितने जो बिंदु मिले, निर्देशांक बिंदु 6 हो गए अपने, एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यह एक षटविमीय आकाश होता है जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड डी और जो संवेग है वो पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं। फिर होता है कि प्रत्येक कोष्ठिका में जो कुछ कण होते हैं, अपन एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे एक सिस्टम है, इसमें क्या किसी एक सेल का एनालिसिस करेंगे या पूरे को एक सेल मानेंगे, तो इसमें कुछ कण होंगे। तो ये जो कण होते हैं इनको क्या कहते हैं, कला बिंदु कहते हैं। तो फिर जो इस सेल या कोष्ठिका की ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करेगी, कला बिंदुओं की ऊर्जा पर निर्भर करती है। और ये जो ऊर्जा होती है फेज स्पेस की या कला निर्देशांकाश की, तो इसमें जो कोष्ठिका या सेल लेते हैं इसकी ऊर्जा क्या होती है, विविक्त रूप में होती है, जहाँ पर कण यांत्रिकी का पालन होता है। देखिएगा, इसको अपन देखते हैं। फेज स्पेस जिसमें किसी कण की स्थिति तथा संवेग की पूर्णतया व्याख्या करने के लिए आवश्यक निर्देशांकाश को फेज स्पेस कहते हैं। यह एक क्या होता है, षटविमीय आकाश होता है जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांकाश क्या क्या होते हैं, ब्रैकेट में लिख रही हूँ, स्थिति व संवेग। लिखा स्थिति तथा संवेग की पूर्णतया व्याख्या। तो निर्देशांक क्या होंगे, स्थिति के लिखेंगे पहले एक्स वाई जेड
संवेग के लिखेंगे तो px, py व pz होते हैं। दूसरा, प्रत्येक कोष्ठिका में कुछ कण होते हैं जिनको फेज पॉइंट या कला बिंदु कहते हैं। प्रत्येक कोष्ठिका में कुछ कण उपस्थित होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कला बिंदु यानी कि फेज पॉइंट कहते हैं। देखो सीक्वेंस पे ध्यान में रखोगे, स्थिति संवेग की पूरी व्याख्या, स्थिति संवेग की पूर्णतः व्याख्या करोगे तो स्थिति और संवेग के निर्देशांक। तो पहले क्या था, अपन ने चीज समझ में सिंपली जो पढ़ा था स्थिति का जो चीज समझ में नहीं, तो बेसिकली अपन लेते हैं बेसिक फॉर्म में एक्स वाई जेड, तो वहाँ 3 एक्सिस होती है, इसमें स्थिति व संवेग, तो संवेग के भी जुड़े तो 6। तो यह एक षट्विमीय आकाश होता है जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांक के 6 होते हैं। प्रत्येक कोष्ठिका में कुछ कण होते हैं जिनको फेज पॉइंट कहते हैं। अब देखो कोष्ठिका में कण होते हैं तो कोष्ठिका की ऊर्जा, तो ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी? उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर जो स्थित होंगे। भाई अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ क्या होती है? अपना परिवार। तो अपना परिवार तो अपनी फैमिली में अपन सब मेंबर्स मिलकर ही तो अपनी स्ट्रेंथ होती है। वैसे ही कोष्ठिका की एनर्जी क्या होगी? वहाँ पर इन कणों की ऊर्जा। तो कोष्ठिका की ऊर्जा उसमें स्थित अणुओं की ऊर्जा पर निर्भर करती है। उसमें उपस्थित कणों की या अणुओं की ऊर्जा पर निर्भर करती है। फिर आता है कि जो कला निर्देशांकाश है उसमें किसी कोष्ठिका की ऊर्जा विविक्त रूप में होती है जो कण यांत्रिकी का पालन करती है। तो कला निर्देशांकाश में कला निर्देशांकाश में कोष्ठिका की ऊर्जा किस फॉर्म में होती है? डिस्क्रीट या विविक्त रूप में होती है। विविक्त रूप में होती है जहाँ कण यांत्रिकी का पालन होता है। किसका पालन होता है? कण यांत्रिकी का पालन होता है। फिर देखो जो ये फेज स्पेस होता है वो आवर्त गति के लिए परिभाषित होता है। तो इसमें अपन एकविमीय आवर्ती दोलक के लिए फेज स्पेस को अलग से समझने की कोशिश करेंगे। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे अपन। तो सबसे पहले तो जो कला निर्देशांकाश होता है, कला निर्देशांकाश कौन सी गति के लिए? आवर्त गति के लिए परिभाषित होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं सीक्वेंस फॉर्म में।
ये था अपना फेज स्पेस। अपन ने देखा बेसिक चीज़ें थी कि इसको अपन ने एक शटल में 6 डायमेंशन स्पेस क्यों कहा है, कैसे कैसे उनकी गति की व्याख्या होगी, वरना 3 डायमेंशन में तो अभी तक अपन पढ़ ही रहे थे। क्लासिकल आए तो क्या नया है, जो कोष्टिका सेल है उसमें उपस्थित कणों को क्या कहा है, जो कण है फेज पॉइंट्स कहा है। ऊर्जा है तो वो क्या, जैसे अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ अपना पूरा परिवार होता है, वैसे ही कोष्टिका में उसमें उपस्थित कण होंगे। ठीक है, जो ये क्या है आवर्त गति की लिए परिभाषित होती है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एक विमीय आवर्ती दोलक की गति के द्वारा जो फेज स्पेस है इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे या एक इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक विमीय आवर्ती दोलक के द्वारा कला निर्देशांकांश की व्याख्या। तो देखो कला निर्देशांकांश ये होता है, इसको और अधिक स्पष्ट रूप में परिकलित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक द्विमीय आवर्ती दोलक का एग्जाम्पल देखेंगे, जहां हम क्या करेंगे, एक स्मॉल द्रव्यमान हुए m द्रव्यमान हुए स्मॉल k स्प्रिंग नियतांक वाले एक द्विमीय आवर्ती दोलक की परिकल्पना करते हैं, फिर उसकी ऊर्जा देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, एक विमीय आवर्ती दोलक। देखिएगा इसमें क्या लिया है, इसका स्मॉल m तो द्रव्यमान और ये क्या है, k है स्प्रिंग नियतांक। हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल द्रव्यमान व k स्प्रिंग नियतांक वाले आवर्ती दोलक की परिकल्पना करते हैं, जिसकी कुल ऊर्जा है वो क्या लिखी जाती है, इस एक विमीय आवर्ती दोलक की कुल ऊर्जा क्या लिखी जाएगी, गतिज ऊर्जा प्लस अणुओं की क्या है, स्प्रिंग नियतांक वालों की स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या लिखते हैं अपन, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसको तो क्या लिखते हैं अपन, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m से इसको लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर से, जहाँ पर x व पी एक्स क्या है, एक विमीय दोलक के अक्ष दिशा में क्रमशः विस्थापन व रेखीय संवेग है। x क्या है, 1 डायमेंशन दोलक का ये तो क्या है, अक्ष दिशा में विस्थापन। ठीक है, और यहीं पर जब px लिखते हैं तो ये क्या है, अक्ष दिशा में रेखीय संवेग का घटक, रेखीय संवेग का घटक है। इसको देखते हैं तो देखो टोटल ऊर्जा E से लिखी, गतिज ऊर्जा P अक्ष स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ K अक्ष स्क्वायर। E से अपन डिवाइड करेंगे, इसे लिखा अपन ने समीकरण 1। तो समीकरण 1 में 1 को E से भाग देने पर, E का भाग देंगे तो यहाँ पर देंगे तो क्या बनेगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन
2me प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन ई, यहाँ पर भी ई इक्वल्स टू ई अपॉन ई क्या बना, ई अपॉन ई 1 बनता है। देखो यहाँ पर अपन इनको जैसे हाफ की एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसको मैं अगर लिखूँ, यहाँ से मैं बताती हूँ, इसको मैं लिख दूँ, अगर इस स्थितिज ऊर्जा को पहले लिखती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2e, इस के को मैं क्या है यहाँ लिख सकती हूँ, ऊपर जाएगा तो के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2me, इधर क्या ऐसा का ऐसा 1। अपन ने क्या पढ़ी है, ये किसकी समीकरण होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इलिप्टिकल एक दीर्घवृत्त की समीकरण होती है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये जो समीकरण आपकी आई समीकरण 2, ये किसको व्यक्त करती है, एक दीर्घवृत्त का समीकरण। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आई अपने पास, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करेंगे तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो क्या है 2e अपॉन के, और बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या है अपने पास 2me। क्षेत्रफल क्या लिखते हैं अपन, इनको देखो, इसको लिख दो समीकरण 3, समीकरण 4। दीर्घवृत्त का जब क्षेत्रफल लिखेंगे अपन, क्षेत्रफल एरिया लिखेंगे तो a इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, पाई ए बी, पाई ए बी लिखते हैं। तो ये तो पाई ए की वैल्यू लिखेंगे अपन, यहाँ पर ए की ही लिखनी है तो क्या रूट 2e अपॉन के, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू है 2e अपॉन के, तो रूट 2e अपॉन के एंड रूट 2me। तो देखो अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 क्या बचेगा 2, पाई है अंडर रूट में ई, अंडर रूट में ई ऐसा का ऐसा बाहर, और बचेगा क्या अंडर रूट में m अपॉन के। ये क्या है इसका क्षेत्रफल। यहाँ लिखती हूँ a इक्वल्स टू क्या आया है 2 पाई ई रूट m अपॉन के। ठीक है, अब देखो ये दीर्घवृत्त की समीकरण है, तो दीर्घवृत्त की समीकरण है तो दीर्घवृत्त क्या है, ये जो क्षेत्रफल है ए कौन सा है, ये ऐसे दीर्घवृत्त बनाते हैं अपन। ठीक है, ये तो क्या है, ये इधर ही किसकी एक्स एक्सिस स्थिति, इधर क्या है इसका संवेग का। तो ये तो क्या है, ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट जो है ये तो क्या है एरिया, ये इसको अल्पांश के फॉर्म में लिखेंगे तो dA। अर्ध दीर्घ अक्ष और ये इधर वाली अर्ध लघु अक्ष, तो अर्ध इसको ऐसे इधर भी कर सकते हैं नेगेटिव की, इधर माइनस की, y एक्सिस ये 0, तो अर्ध दीर्घ अक्ष ये तो वैल्यू क्या है रूट 2e अपॉन के, और ये क्या है अर्ध लघु अक्ष जिसकी वैल्यू क्या है रूट 2me। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। इसको तो क्या लिखते हैं a, इसको क्या लिखते हैं b, दोनों नियतांक। अब देखो यहाँ से समीकरण 4, ये क्या लिखा समीकरण 5। अपने को पता है एक v में दोलक का समीकरण अपन क्या पढ़ते हैं, एक v में सरल आवर्ती दोलक का समीकरण d स्क्वायर अक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर अक्स बराबर 0।
ये क्या होती है उसकी कोणीय आवृत्ति। तो इसका मान क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू रूट के बाई एम। यहाँ पर एम बाई के है मतलब कि 1 ओमेगा की वैल्यू है। आवर्तकाल क्या लिखते हैं अपन, 2 पाई अपॉन, ये ओमेगा की वैल्यू जो रूट के बाई एम होती है इसी को अपन क्या लिखते हैं, 2 बाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। जब टी की वैल्यू लिखते हैं तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो रूट के बाई एम करते हैं तो ये क्या बचता है अपने पास, रूट एम बाई के। तो ये किसकी है, 2 पाई रूट एम बाई के किसकी वैल्यू है, यहाँ पर देखोगे तो आवर्त काल की वैल्यू है। इस प्रकार से ये जो समीकरण, ये ऊर्जा अवस्था क्या है, एक विमीय दोलक की ऊर्जा का मान है जो 0 से लेकर ई तक एनर्जी क्या है, ई तक किस में प्राप्त होता है अपने को, फेज स्पेस में प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका फेज स्पेस। आगे अपन जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पढ़ रहे थे, किसमें, क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल को डिवाइड किया था। आगे अपन इस फेज स्पेस में ही माइक्रोस्कोपिक स्टेट क्या होती है और मैक्रोस्कोपिक स्टेट क्या होती है, इसको एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।